जो वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था हमारा लास्ट क्लास में, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जिसमें अगर आप देखोगे तो अगर हमारा हम बात करते हैं फार्मूला की ग्लूकोज की C6H12O6 का अगर हमारा फार्मूला है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 तो हमारे हो गए कार्बन एटम, क्योंकि ये क्या है ग्लूकोज और फ्रक्टोज और गैलेक्टोज क्या है, ये हेक्सोज है, यानी कि 6 इसमें क्या है कार्बन एटम है। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब ये किस तरीके से जुड़ सकता है हमारा, एक तो इसमें हाइड्रोजन एटम जुड़ेगा, इधर इसमें ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया CHO। ठीक है, CHO ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, इधर OH ग्रुप जुड़ेगा, इससे हमारा H ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, ये भी आपस में सब जुड़े हुए हैं कार्बन। ठीक है, इसमें हमारा क्या जुड़ा हुआ है H ग्रुप, और इसमें हमारा OH ग्रुप। ठीक है, इससे हमारा H ग्रुप जुड़ा हुआ है ये वाला, और इससे हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है ये वाला। ठीक है, इससे हमारा H और OH, और लास्ट में हमारा CH2OH। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको साइक्लिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में कैसे, जैसे ये वाले साइकिल के फॉर्म में। ठीक है, इसमें फॉर्मूला हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, साइकिल के फॉर्म में भी हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हम साइकिल के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने वो चेन के फॉर्म में लिखा था, यहाँ पे हम सी कार्बन, ये इस तरीके से ये जुड़ जाएगा, और यहाँ से हमारा वो जुड़ जाएगा। तो हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप अपने फॉर्मूले को लिख सकते हो। ठीक है, तो ये स्ट्रेट साइकिल हो गई, और ये सर्किल हो गया, और ये स्ट्रेट फॉर्म में हमारा हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारा, ये किसके थ्रू जुड़े हुए होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंक। अब हम क्या बात कर रहे थे, हाँ ये तो डी ग्लूकोज हो गया, डी ग्लूकोज समझ में आ गया ना। और अल्फा ग्लूकोज क्या होगा, इसका बिल्कुल इसकी मिरर इमेज होगा। ठीक है, आइसोमरिज्म होगा, मिरर इमेज। ठीक है, अल्फा ग्लूकोज ये वाला। तो आप देखोगे तो यहाँ पे OH इस साइड आ रहा है, हाँ लेफ्ट, इस वाले फॉर्मूले में हमारे किस साइड आ रहा है, ये राइट साइड आ रहा है, तो यहाँ पे OH ग्रुप लेफ्ट साइड आएगा। जनरली हम किसे देखते हैं, पहले OH ग्रुप से जो देखते हैं। ठीक है, तो अगर पहला OH ग्रुप हमारा राइट साइड में है तो डी ग्लूकोज होगा, अगर पहला ग्लूकोज हमारा लेफ्ट साइड है हमारे उसमें स्ट्रेट फॉर्म में, तो वो क्या कहलाएगा, अल्फा ग्लूकोज कहलाएगा। एक ही बात है, बस OH साइड से, एक साइड से दूसरी साइड में जुड़ जाते हैं OH ग्रुप, और कुछ इसमें अंतर नहीं है। ठीक है, तो H और हाइड्रोजन OH जो है वो उसके आपके उल्टी साइड में हो जाते हैं, बस यही इसमें अंतर है, और इसमें कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा क्या है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है, जब मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं, दो मोनोसैकेराइड्स या दो से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, जब आपस में जुड़ते हैं, जैसे कि हमारे ये जुड़ रहे थे, तो ये क्या कहलाता है, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाता है। ठीक है, जैसे आप देखोगे तो एक मोनोसैकेराइड्स हमारा ये था, एक मोनोसैकेराइड्स हमारा ये था, एक मोनोसैकेराइड्स ये था, दोनों आपस में जुड़े हुए थे। ये था हमारा 1,4 लिंकेज के थ्रू, और इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हम इसको बोलते हैं। तो कौन सा लिंकेज बनाते हैं, दो मोनोसैकेराइड जुड़ते समय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या निकलता है, एक H2O निकलता है। ठीक है, जैसे ये निकला है, एक तो ये किसके थ्रू जुड़े हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू जुड़े हैं, और दूसरा इसमें क्या निकला है हमारा H2O, यानी कि एक जल की वाटर की यूनिट एक निकली है। ठीक है, यही है हमारा तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है, हमारे मोनोसैकेराइड्स जुड़ करके हमारा डाइसैकेराइड्स बनाते हैं, और एक H2O हमारा निकालते हैं, H2O की यूनिट को रिलीज करते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू ये वाली प्रोसेस होती है। इसमें H2O क्या होगा, रिमूव होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनने की रिएक्शन कौन सी है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर जब रिमूव होता है, हाइड्रेट होता है, तो जिसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रेशन से याद रख लेना इसको। यह वाटर मॉलिक्यूल अलग होकर O2 देता है, और ये वाटर मॉलिक्यूल आगे जाके क्या होगा, O2 दे देगा। ठीक है, अलग होकर के क्या देगा, O2 देगा, और यहाँ क्या बनता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है। क्या बनता है, यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है। ठीक है, पहले तो एक तो कौन सी प्रोसेस होगी हमारी, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में हमारी दो मोनोसैकेराइड्स जुड़ेंगे आपस में, H2O अलग होगा, ये H2O अलग होगा, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गई। ये H2O में से आगे जाकर के क्या होगा, ऑक्सीजन भी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, आगे जाकर के हमारा ऑक्सीजन भी रिलीज होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये वाला है। जैसे कि आप देखोगे एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज आपस में जुड़े हैं, तो ये क्या हो गया, ये हेट्रो डाइसैकेराइड्स हो गए, क्योंकि एक यूनिट इसमें ग्लूकोज की है, दो अलग अलग मोनोसैकेराइड्स इसमें हैं, एक यूनिट इसमें ग्लूकोज की है और एक यूनिट इसमें किसकी है, फ्रक्टोज की है। ठीक है,
ठीक है। तो एक यूनिट इसमें किसकी हो गई, ग्लूकोज की हो गई, और एक यूनिट हमारी इसमें किसकी हो गई, फ्रक्टोज की हो गई। ठीक है, ग्लूकोज की और फ्रक्टोज की। ठीक है, तो ये जब हम एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज ले रहे हैं, यानी कि ये भी क्या है हमारा मोनोसेकेराइड्स है और ये भी दूसरा मोनोसेकेराइड्स है। ये कौन से वाला है, ये अलग मोनोसेकेराइड्स है और ये मोनोसेकेराइड्स है। तो क्या हो गए, हेट्रोमोनोसेकेराइड्स हो गए, जो हमने पहले देखे थे। अगर दोनों ग्लूकोज होते या दोनों फ्रक्टोज होते तो ये क्या कहलाते हैं, होमोमोनोसेकेराइड्स कहलाते हैं। लेकिन क्योंकि एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है तो ये क्या कहलाएंगे, हेट्रोमोनोसेकेराइड्स कहलाएंगे। ठीक है, तो अब ये अलग अलग है, तो ये हेट्रोमोनोसेकेराइड्स है। अब देखो ये ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज जुड़ेंगे और ये इस तरीके से आपस में जुड़ जाएंगे, ये वाला है और ये वाला है। ठीक है, तो ये आपस में जुड़े हैं। तो जुड़ने के बाद इसमें क्या है, यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना है। ठीक है, यहाँ इस कार्बन से पहले कार्बन से ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, फोर्थ कार्बन। ठीक है, 1,4 लिंकेज आपस में जुड़ करके क्या बना है, यहाँ इन दोनों ने आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू ये आपस में जुड़ गए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। और कौन सी रिएक्शन है ये, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें वाटर का मॉलिक्यूल इसमें निकलता है और आगे जाकर के ऑक्सीजन रिलीज करता है वो ये। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। फिर है स्टीरियोआइसोमरिज्म। स्टीरियोआइसोमरिज्म में क्या होता है, कार्बन मॉलिक्यूल के दोनों एंड पर 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगे हुए होते हैं। जैसे अगर आप कार्बन देखोगे, हमने ये देखा था ये वाला फॉर्मूला, जिसमें आपने ये देखा था कि कार्बन है ये, ठीक है, कार्बन है ये। ठीक है, ये कार्बन है, तो इसमें आप देखोगे चारों तरफ कोई ना कोई ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे नहीं लगा है। ठीक है, यहाँ पे अगर फोर्थ ग्रुप कार्बन के ऊपर नहीं लगा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड जो है इसने इसी के साथ बॉन्ड बना लिया है। तो कार्बन के साथ कम से कम अगर इसके साथ कोई बॉन्ड फ्री रहेगा तो वो बॉन्ड दूसरे एटम के साथ जो भी अवेलेबल होता है उसके साथ बना लेता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा कार्बन के साथ क्या होता है, मिनिमम 4 बॉन्ड हमारे लगे हुए होते हैं। कार्बन मॉलिक्यूल्स के दोनों एंड पे 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगे हुए होते हैं। ठीक है, कार्बन मिनिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। अगर कार्बन मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड बनाएगा तो 3 ही ग्रुप अटैच होंगे। जैसे कि अगर उसने यहाँ पे क्या बना रखा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रखा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ 3 ही ग्रुप अटैच होंगे। ये देखो, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रखा है ना, CH और O डबल बॉन्ड और H। ठीक है, सॉरी C, यहाँ पे C है। ठीक है, कार्बन है। तो ये क्या हो गया, ये आपके अब एक बॉन्ड तो ये वाला हो गया, एक बॉन्ड ये वाला हो गया, एक बॉन्ड ये था, लेकिन यहाँ कोई बॉन्ड नहीं था। ठीक है, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं था, तो बॉन्ड कभी भी खाली नहीं रहता है, वो इसके साथ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो उसने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया है। तो ये क्या है, लेकिन कार्बन के साथ हमेशा 4 बॉन्ड होते ही हैं, अगर उसको 4 फंक्शनल ग्रुप लगे ही होंगे। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है तो वो क्या करेगा, अभी जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसी के साथ डबल बॉन्ड होगा। अगर ये भी नहीं होता तो वो इनमें से किसी के साथ 3 बॉन्ड बना लेता है, ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो कार्बन क्या करता है, कार्बन अपने साथ कम से कम 4 फंक्शनल ग्रुप लगा सकता है। अगर उसे नहीं मिलेगा तो वो डबल बॉन्ड बना लेगा, दूसरे के जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसी के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा वो। ठीक है, और अगर डबल बॉन्ड, अगर उसके पास सिर्फ 2 ही फंक्शनल ग्रुप है तो वो किसी एक फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अगर उसके पास नहीं होगा तो 4 ग्रुप कार्बन एटम एसिमेट्रिक कार्बन एटम बोलते हैं हम इसे। ठीक है, अगर हमारे पास चारों ग्रुप कार्बन एटम लिखे हुए हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, एसिमेट्रिक कार्बन, यानी कि कायरल कार्बन हम उसको बोलते हैं। जैसे कि ये वाला है। ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला, ठीक है, ये वाला कार्बन जो है हमारे पास, इसमें आप देखोगे ये भी दूसरा भी, जिसके आगे स्टार बने हुए हैं ना, स्टार का मतलब ही कार्बन है, कायरल कार्बन है। ठीक है, तो जितने में भी आपके स्टार बने हुए हैं, क्योंकि आप इसमें देखोगे तो ये 4 बॉन्ड लगे हैं, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। तो जिनमें भी हमारे चारों का फंक्शनल ग्रुप लगे हुए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। ठीक है, इसमें से कौन सा कायरल कार्बन नहीं होगा, देखो ये वाला नहीं होगा, क्योंकि इसमें चौथा वाला नहीं है, इसमें ये वाला नहीं होगा। ठीक है, कायरल कार्बन क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, 3 नहीं लगे हैं। ठीक है, बल्कि 3 ही फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, 2 नहीं लगे हैं। ठीक है, इसमें एक नहीं लगा है, सॉरी, इसमें भी एक फंक्शनल ग्रुप नहीं लगाया है, मिसिंग है। ठीक है, तो एक बॉन्ड इसमें अभी बच रहा है, तो उस बॉन्ड को यहाँ पे इसने डबल बॉन्ड बना लिया है। ठीक है, तो यही है हमारा, तो 4 कार्बन एटम अगर लगे हुए होंगे तो उसे हम एसिमेट्रिक कार्बन यानी कि कायरल कार्बन हम उसको बोलते हैं। तो इनमें से कायरल कार्बन हमारे ये हैं जिनके साथ चारों बॉन्ड बना रहे हैं, ये वाला भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये बीच के जो हैं वो होंगे हमारे, क्योंकि चारों बॉन्ड लगे हुए हैं उसमें। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे CH
H और H। तो ये क्या है, ये कार्बन एटम है। अब इसमें OH भी हो सकता है या दूसरा यहाँ पे C भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये हमारा कायरल कार्बन है, ठीक है। तो जो चारों तरफ से फंक्शनल ग्रुप से कार्बन जुड़ा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन उसको हम बोलते हैं, ठीक है। OH ग्रुप अगर राइट साइड है तो उसे हम डी ग्लूकोज बोलेंगे, ये हम पहले देख चुके हैं। अगर ये राइट साइड है तो क्या होगा, डी ग्लूकोज होगा, पहला वाला OH ग्रुप, ठीक है। और अगर ये लेफ्ट साइड है तो क्या होगा, अल्फा ग्लूकोज होगा, ठीक है। अगर पहला वाला ग्लूकोज अगर आपका राइट साइड है तो वो डी ग्लूकोज, OH ग्रुप अगर राइट साइड है तो वो डी ग्लूकोज होगा। अगर ये पहला वाला OH ग्रुप हमारा लेफ्ट साइड है तो अल्फा ग्लूकोज कहलाएगा, ये हम पहले देख चुके हैं। तो कायरल कार्बन समझ में आ गया, कोई कुछ नहीं है कायरल कार्बन जिसके साथ चारों फंक्शनल ग्रुप कार्बन के साथ, उसी को हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं, सिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। फिर है मोनोसैकेराइड, ज़्यादातर डी कॉन्फ़िगरेशन में पाया जाता है, मतलब अधिकतर वो किस में पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा, ये वाली फॉर्म में, ठीक है। फिर है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऑफ मोनोसैकेराइड्स। अब इसमें क्या है, हमारा लाइट के प्रति हमारा जो मोनोसैकेराइड्स है, अगर उसमें लाइट पड़ेगी तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ये क्या है हमारा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऑफ मोनोसैकेराइड्स। लाइट पड़ने पे वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, रिएक्ट ऑफ मॉलिक्यूल व्हेन इट इंटरेक्ट विद द लाइट। मॉलिक्यूल्स का जो भी हमारा मोनोसैकेराइड्स है, जब उस पर लाइट पड़ेगी तो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। अब क्या है, पॉलीमराइज्ड लाइट ऑन अ कंपाउंड, अगर कोई भी ग्लूकोज है उस पर कोई लाइट पड़ रही है तो क्या करेगा, लाइट रोटेट करेगी लेफ्ट की तरफ या फिर राइट की तरफ, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा ग्लूकोज है, ग्लूकोज यूनिट है ये मेरी, इस पर लाइट पड़ रही है तो लाइट या तो लेफ्ट से राइट की तरफ करेगी या राइट से लेफ्ट की तरफ करेगी, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात है। इसमें अगर राइट लाइट होगी तो वो क्या, इसको क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर राइट तरफ हमारी लाइट जो है वो रोटेट करेगी, मतलब लाइट ये हो गया आपका राइट वाला, ये हो गया लेफ्ट वाला। अगर लाइट इस तरफ जा रही है, ठीक है, तो राइट साइड पे जा रही है लाइट, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे, यानी कि प्लस साइन से दिखाएंगे इसको। अगर लाइट जो है लेफ्ट साइड जा रही है, ये वाली साइड जा रही है, ठीक है लाइट, तो उसको क्या बोलेंगे, लेवो रोटेशन एक्शन बोलेंगे जिसको, और वो किससे दिखाएंगे, हम इसको माइनस साइन से दिखाएंगे, ठीक है। लेवो रोटेशन बोलेंगे, लेवो रोटेशन एक्शन बोलेंगे हम इसे, क्या दिखाएगा, साइन, माइनस साइन दिखाएगा, ठीक है। राइट साइड की तरफ हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और प्लस साइन होगा, लेफ्ट के साथ लेवो रोटेशन एक्शन क्या बोलेंगे हम इसे, और ये साइन कौन सा दिखाएगा, माइनस साइन दिखाएगा। तो आपको बस ये याद रखना है, अगर लाइट अब हमारी राइट की तरफ मूव कर रही है मॉलिक्यूल्स पे, जैसे ये हमारा मॉलिक्यूल है, इस पे लाइट पड़ी और वो इस तरफ चलने लग गई, ठीक है। तो अगर वो इस तरफ चल रही है तो इसका मतलब क्या है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, उसे हम किसे दिखाएंगे, प्लस साइन से दिखाएंगे। अगर लाइट पड़ी और वो इस तरफ चलने लगी मॉलिक्यूल्स पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट की तरफ चलने लगी, तो हम उसे बोलेंगे लेवो रोटेशन एक्शन, यानी कि उसे हम किससे दिखाएंगे, माइनस से दिखाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। फिर है हमारा नेक्स्ट है साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है, देखो अभी हमने देखा था ना, जैसे ग्लूकोज इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, इस तरीके से भी ग्लूकोज को लिख सकते हैं और इस तरीके से भी ग्लूकोज को लिख सकते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज को किसी भी इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं और ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जनरली हमारा ये सिंपल फॉर्म में होता है, लेकिन ये क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी रह सकता है। तो ये वाला स्ट्रक्चर भी ले लेता है, जिसमें से ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन क्या करता है, आपस में बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, यहाँ पे। और इस तरीके से वो घूमा हुआ स्ट्रक्चर ले लेगा, साइकिल फॉर्म वो ले लेगा, जैसे कि ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपस में इस तरीके का स्ट्रक्चर ले लेगा, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या है, कार्बन एटम हमारा स्ट्रेट और साइक्लिक स्ट्रक्चर में रह सकता है, ओपन चेन में आसानी से टूट जाता है, ठीक है। जब तक ये ओपन चेन में है हमारा, तब तक ये आसानी से टूट जाएगा, तो वो स्ट्रेट फॉर्म में भी रह सकता है, साइक्लिक फॉर्म में भी रह सकता है, लेकिन इस फॉर्म में वो आसानी से टूट जाता है, ठीक है। जबकि मॉलिक्यूल अगर साइक्लिक यानी कि रिंग स्ट्रक्चर, ये क्या है, रिंग फॉर्म है, ठीक है, साइक्लिक या रिंग फॉर्म है, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, एकदम से टूटता नहीं है, ठीक है। अगर इस फॉर्म में ग्लूकोज रह रहा है हमारा या मोनोसैकेराइड्स रह रहा है तो आसानी से टूटेगा नहीं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के अंदर रिएक्शन लेकर साइक्लिक फॉर्म में आ जाता है। जैसे मॉलिक्यूल है इस फॉर्म में है, तो इसने क्या किया, यहाँ से और यहाँ से दोनों ने रिएक्शन कर ली और दोनों आपस में जुड़ गए और वो इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये वाला कार्बन और ये जो दो कार्बन है, इन्होंने आपस में रिएक्शन कर ली और ये इस फॉर्म में आ गया, ठीक है।
फंक्शनल ग्रुप और OH ग्रुप के बीच में रिएक्शन होती है, ठीक है। जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है और जो OH ग्रुप है उसके बीच में क्या होगा, जैसे ये तो हमारे फंक्शनल ग्रुप हो गया, OH ग्रुप हो गए, इसमें क्या हो, उनके बीच में क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। और सबसे पहले फंक्शनल और लास्ट में हाइड्रोक्सिल ग्रुप में रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये आपस में रिएक्शन करने लगते हैं जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं और जो OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप और OH ग्रुप के बीच में रिएक्शन होती है। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप और लास्ट में हाइड्रोक्सिल ग्रुप में रिएक्शन होती है। पहले फंक्शनल ग्रुप में होगी, फिर OH ग्रुप में होगी, ठीक है। रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन होकर के इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर, कभी कभी पहले कार्बन पे OH ऊपर भी हो सकता है। अगर OH ऊपर है तो बीटा ग्लूकोज, अगर OH नीचे है तो अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। ये सिंपल सा है। अगर OH कभी कभी जो पहला कार्बन है, ठीक है, जो हमारा पहला कार्बन है, इसमें भी हमारा OH हो सकता है। अगर इस कार्बन में हमारा OH ऊपर की तरफ है तो हमारा क्या कहलाएगा, बीटा ग्लूकोज कहलाएगा। और अगर OH नीचे की तरफ है तो क्या कहलाएगा, अल्फा ग्लूकोज कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो आसान सी बायोकेमिस्ट्री है, बस इसको इतना ही समझ लीजिएगा। जो हम आपको पढ़ाया गया है कार्बोहाइड्रेट में, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ा था, डाई के बारे में पढ़ा था, उसके बाद पॉली के बारे में पढ़ा था। अब हमारा जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने देख लिया है। अब हमारा है टेस्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये आ जाते हैं, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे टेस्ट क्या क्या हम कार्बोहाइड्रेट में यूज़ करते हैं। अगर हमें ये चेक करना है कि हमारे फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, तो हम कौन कौन से टेस्ट उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले अगर हमें ये देखना है कि कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है, तो रिड्यूसिंग शुगर के लिए हम कौन कौन से टेस्ट यूज़ करते हैं। रिड्यूसिंग मतलब आसानी से टूटता नहीं है वो शुगर, ठीक है, जुड़ा हुआ होता है, बॉन्ड फॉर्म में होता है, तो उसको हम किस तरीके से पहचानेंगे, ठीक है। ऐसी शुगर जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री फॉर्म में होते हैं उसे रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। और एल्डिहाइड और कीटोन ज़्यादातर समय बॉन्डेड फॉर्म में रहता है, इसीलिए वो क्रिया नहीं कर पाता है, इसको नॉन रिड्यूसिंग बोलेंगे, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन जो है ज़्यादातर समय में क्या होगा, हमारा बॉन्डेड फॉर्म में रहेगा, तो वो क्या करेगा, रिएक्शन नहीं कर पाएगा, क्रिया नहीं कर पाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे, ठीक है। तो यानी कि अगर हमारा एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो है जब वो रिएक्शन नहीं करता है तो वो क्या हो जाता है, हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाता है, ठीक है। जब भी रिएक्शन करनी है तो एल्डिहाइड और कीटोन को क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। जब भी रिएक्शन करनी है तो हमारे लिए क्या जरूरी है, जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, जो हमारे कीटोन ग्रुप है, उसे क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए रिड्यूसिंग शुगर की रिएक्शन के लिए हम कौन कौन से टेस्ट यूज़ करेंगे, केहलिंग्स टेस्ट यूज़ करते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट यूज़ करते हैं और बारफोइड टेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चेक करने के लिए कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, केहलिंग्स टेस्ट यूज़ करते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट यूज़ करते हैं और बारफोइड टेस्ट यूज़ करते हैं। ये रट लेना आप ऐसे कैसी। फिर उसके बाद सेली-वॉन-हॉफ टेस्ट जो हम यूज़ करते हैं, सेली-वॉन-हॉफ टेस्ट हम यूज़ करते हैं जब हमें एल्डोज और कीटोन शुगर का अंतर देखना होता है, ठीक है। अंतर डिफरेंस, ठीक है। तो अगर जब हमें ये देखना है कि हमारे सामने जो भी सैंपल है, जो भी मेरे पास लैब में सैंपल आया है वो एल्डिहाइड ग्रुप है उसमें या कीटोन ग्रुप है, यानी कि वो फ्रक्टोज है या फिर ग्लूकोज है, तो मैं कौन सा वाला टेस्ट लगाऊंगी, सेली-वॉन-हॉफ टेस्ट लगाऊंगी मैं, ठीक है। फिर आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट में आप क्या देखते हो, स्टार्च मॉलिक्यूल को चेक करने के लिए हम कौन सा देखते हैं, आयोडीन टेस्ट लगाते हैं कि हमारे स्टार्च मॉलिक्यूल में आयोडीन है या फिर नहीं है, ठीक है। यानी कि मेरे पास जो सैंपल आया है मेरे पास, उसमें मुझे ये चेक करना है कि उसमें स्टार्च है या नहीं है, तो मैं कौन सा टेस्ट लगाऊंगी, आयोडीन टेस्ट लगाऊंगी। मैं उसमें आयोडीन डालूंगी, अगर उसका ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा तो फिर वो क्या हो सकता है, स्टार्च हो सकता है। फिर उसमें फर्दर और टेस्ट किए जाएंगे, ठीक है। ओसाजोन टेस्ट है। ओसाजोन टेस्ट हम किस लिए करते हैं, ओसाजोन टेस्ट को हम ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज को पहचानने के लिए हम करते हैं। इसमें क्रिस्टल्स के द्वारा आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ओसाजोन टेस्ट को हम क्या करने के लिए यूज़ करते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या गैलेक्टोज को पहचानने के लिए करते हैं कि हमारे सैंपल में ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है या फिर गैलेक्टोज है। मतलब मेरे पास लैब में जो मुझे सैंपल मिला है, जो मुझे छोटा सा पार्ट मिला है फूड आइटम का, उसमें मैं देखूंगी ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है या गैलेक्टोज है, ठीक है। तो उसके लिए मैं कौन सा यूज़ करूँगी, ओसाजोन टेस्ट यूज़ करूँगी। तो टेस्ट के नाम याद रखने हैं, पाँचों टेस्ट के नाम। रिड्यूसिंग शुगर की रिएक्शन के लिए हमारा केहलिंग्स टेस्ट है, बेनेडिक्ट टेस्ट है, बारफोइड टेस्ट है, और सेली-वॉन-हॉफ टेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं एल्डोज और कीटोन शुगर में अंतर देखने के लिए। आयोडीन टेस्ट यूज़ कर रहे हैं और ओसाजोन टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरली बायोकेमिस्ट्री इतनी है कार्बोहाइड्रेट की। इसके आगे हम कार्बोहाइड्रेट का फूड और न्यूट्रिशन वाला पार्ट पढ़ेंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और थोड़ा बड़ा है कार्बोहाइड्रेट, चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो एक दिन में नहीं हो पाएगा, थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे इसे। अभी मुझे लगता है 2 या 3 लेक्चर और कार्बोहाइड्रेट के में लगेंगे आपकी, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आप पढ़ लीजिए।
कीजिएगा। जो आगे हम कंटिन्यू करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।